हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडियाल। तो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं, अभी हम बेसिकली जो टॉपिक देख रहे हैं दैट इज़ हियर मेथड ऑफ लिटरेरी रिसर्च, जिसके तहत मैंने आपको दो मेथड बताए थे, बायोग्राफी और बिब्लियोग्राफी। सो बायोग्राफी को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में आपको पढ़ाया, समझाया, एक्सप्लेन किया और बताया कैसे एग्ज़ाम में ज़रूरी है रीड करना चीज़ें, उससे आपको कैसे हेल्प मिलेगी। आपको पता नहीं चलेगा, पर जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में चीज़ें रीड कर रहे हो उतनी आपको हेल्प मिलेगी। तो जो भी टॉपिक सब टॉपिक हम क्लास में करें, आप उनको ज़रूर गूगल करिए। नो डाउट क्लास में आपको समझ आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पर आप उनको ज़रूर गूगल करिए ताकि एक वो रीडिंग आपको हेल्प करेगी जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम दोगे उस मोमेंट पे। ठीक है, जब आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आएगा ना, लिटरेचर का, जो है ही इंग्लिश में, किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं होगा, बायलिंगुअल नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का है, इंग्लिश भाषा में होता है। तो जितना ज़्यादा आपने रेड किया होगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें है डेट इज़ बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, जिसको हम डिटेल में लेंगे। एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा ये ऑन कर देती हूँ। एक्चुअली लैपटॉप का जो है बैटरी लो पे थी, तो मैं उसको ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ना और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सो बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म क्या है, ये मैं ऐसे आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, ताकि एक रिमाइंड आपको हो जाए। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जब कभी आप फाइनल किसी बुक को क्रिटिसिज्म करने जाते हो, किसी बुक के बारे में बताने जाते हो, तो उससे पहले जो एक लिस्ट है रिसोर्सेज की जो आप फॉलो करते हो, जिसमें बुक्स हो गई, रिव्यूज़ हो गए, जर्नल्स हो गए, क्रिटिसिज्म हो गए, वो सारी जो लिस्ट जो आपको फाइनल आपकी तैयारी में हेल्प करती है, उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और मैंने कहा भी था ना कि एक अच्छे रिसर्चर की सबसे खासियत यही है कि वो एकदम जिस पे रिसर्च करनी है उस पर जंप नहीं करता है, बल्कि सबसे पहले खुद को मजबूत करता है। देयर इज़ अ सेइंग, जितना ज़्यादा आप स्वेट करोगे, पसीना बहाओगे प्रैक्टिस में, उतना कम खून आपको जंगे मैदान में बहाना पड़ेगा। यानी कि जितना ज़्यादा आप खुद का बेस मजबूत करोगे, जितना ज़्यादा इस बिब्लियोग्राफी पे यू विल डू वर्क, बुक्स इकट्ठी करनी, जर्नल्स इकट्ठे करने, क्रिटिसिज्म इकट्ठे करने, रिव्यू इकट्ठे करने, कि एट दी एंड आप का जो फाइनल वर्क है वो निखर के आ सके, वो हमारा बिब्लियोग्राफी होता है। और इसके साथ दूसरा है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, जो इसी से संबंधित है। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, टेक्स्ट क्रिटिसिज्म। तो बेटा ऑब्वियसली बिब्लियोग्राफी में आपने जो भी बुक्स, जर्नल्स, रिव्यूज़ लिए हैं, उसका जो टेक्स्ट है उसको भी क्रिटिसिज्म करना, उसके बारे में भी बताना, और एट दी एंड आप फाइनल जिस बुक के बारे में क्रिटिसिज्म दे रहे हो, जिसके लिए आपने इतनी ताम झाम की, ये पूरी लिस्ट तैयार की रिसोर्सेज की, उसका क्रिटिसिज्म देना। ठीक है, बिब्लियोग्राफी इज़ रिसोर्सेज इकट्ठा करो ताकि आप फाइनल अपना वर्क अच्छे से कर पाएँ, और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म इज़ टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना। इसमें जो रिसोर्सेज आपने इकट्ठे किए हैं, बिब्लियोग्राफी वो भी आएगा, और साथ में जो फाइनल टेक्स्ट आप रिव्यू करने जा रहे हो वो भी आएगा। ठीक है, तो डेट इज़ अ इंट्रो। याद आ गया होगा जो बच्चे शुरू से लेक्चर देख रहे हैं, और ऑब्वियसली शुरू से ही देखने हैं लेक्चर सीक्वेंस में, आगे पीछे देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक एग्जांपल दूँ, मेरी आंखें यहाँ पे है ना, दिख रही हैं, ये आंखें मैं ऊपर कर दूँ, ठीक है, और नाक इसके ऊपर कर दूँ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैडम है कि भूत है। ऑब्वियसली भूत हो जाऊंगी मैं, ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, एक परफेक्ट एक तरीका होता है, राइट। सिमिलरली दोस्तों, जब आप चीज़ों को पढ़ते हो उनका भी एक तरीका होता है। तो अगर आपको वाकई इस कोर्स का, हर यूनिट का अच्छे से फ़ायदा उठाना है, तो हर लेसन को सीक्वेंस में देखिए और आगे बढ़िए, फिर देखिए कैसे मैजिक होगा। ठीक है, चलो, तो एक तो हमने इंट्रो ले ली, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इफ़ यू डू रिमेंबर, जब मैंने आपको ये बिब्लियोग्राफी और टेक्सचुअल समझाया भी था, इसमें स्टार लगाकर एडिटिंग लिखा था, है ना। तो मैंने कहा था ये एडिटिंग मैं आपको आगे बताऊंगी जब इसी टॉपिक को मैं डिटेल समझाऊंगी।
तो आइए अब हम इसी के तहत इस एडिटिंग को लेना शुरू करते हैं। ठीक है, एडिटिंग क्या होता है दोस्तों? एडिटिंग मीन्स संपादक का आपने काम सुना होगा। जैसे हर न्यूज़पेपर में एक एडिटर होता है, वो उसको हम संपादक कहते हैं हिंदी में। वो क्या करता है, इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, इतनी सारी पोएम्स आएंगी, न्यूज़ आएंगी, पहले उनको कलेक्ट करना, फिर उनको लिखना, फिर लिखने के बाद ना उसको क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉस चेक बोले तो कि भाई उसमें कोई गलती तो नहीं है और कुछ मिस तो नहीं हो गया है। तो वो सारा काम ना एडिटर का होता है, संपादक का होता है। मतलब आपकी न्यूज़ कलेक्ट हो गई है, आपने सारे आर्टिकल्स लिख भी लिए, पर फाइनल न्यूज़पेपर में आने से पहले उनको क्रॉस चेक करना, सब सही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा और कुछ मिस तो नहीं है, फिर वो पूरा चेक करके न्यूज़पेपर में देना। ठीक है, तो वो जो काट छांट करना होता है, कुछ काट दिया, कुछ जोड़ दिया, ताकि एट द एंड आपका वर्क निखर के आए, दैट इज एडिटिंग, राइट। और आपने देखा होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, बिब्लियोग्राफी जी, आप बुक्स इकट्ठे कर रहे हो, आर्टिकल जर्नल इकट्ठे कर रहे हो, रिव्यू इकट्ठे कर रहे हो, ताकि आपका काम बेहतरीन हो सके, आपको पता लगे कि जो मैं काम क्रिटिसिज्म करने जा रहा हूँ उससे संबंधित क्या क्या बातें हैं, आपका बेस मजबूत हो। तो बेटा ऑब्वियसली मान लो कोई एक वर्क है, उसके लिए मैंने कोई 15 किताबें इकट्ठी कर ली हैं, है ना। तो 15 की 15 तो मुझे याद नहीं रहने वाली हैं, है ना। पढ़नी सारी हैं, समझनी सारी हैं, सबसे बेस तैयार करना है, पर उस 15 में भी ना सारा का सारा मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो उन 15 किताबों में जब मैं प्रॉपर पहले सारा मटेरियल इकट्ठा करूँगी, फिर कंटाई छंटाई करूँगी, उनको पढ़ूँगी, मेन बातें निकालूंगी, कहीं इकट्ठा करूँगी, वो सारा जो प्रोसेस है जो आपको जंगे मैदान में फाइनल फाइट के लिए तैयार कर रहा है, दैट इज एडिटिंग। ठीक है, आप रिसर्च करने जा रहे हो, पर रिसर्च से ठीक पहले वो जो आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, वो सारा ताम झाम देख रहे हो, दैट इज एडिटिंग। क्योंकि माना एक बुक को करने के लिए जो बेस है, फाउंडेशन है, बिब्लियोग्राफी है, वो 15 बुक से आएगी, पर भाई 15 की 15 किसी को याद नहीं रहती, कोई पगलाइट थोड़ी ना है ना। कुछ कुछ हम निकालेंगे और कुछ कुछ हम यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। दैट इज़ अ वेरी सिंपल सेइंग, और कहना बहुत आसान है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में खून पसीना बहाएंगे, उतना जंगे मैदान में खून कम बहाना पड़ेगा। वो कहना आसान है, पर वाकई में ना बहुत बैंड बजती है। पर वो बैंड बजानी कैसे है, कैसे पॉजिटिविटी के साथ प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है, वो सारा एडिटिंग में आता है ना। बहुत अच्छी एक इंट्रो दे दी मैंने एडिटिंग की। अब आइए, इस एडिटिंग में दोस्तों बहुत सारे स्टेप्स हैं। 6 पॉइंट्स आर मेंशन हियर, देन दिस एंड देन दिस, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आइए इनको बारी बारी से लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो ये तो है ही सबसे पहला, जो किताबें या रिव्यू या समथिंग आप अपनी प्रेपरेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उनको कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छी सेइंग लिखी है, पढ़ो उसको। क्या लिखा है? द एडिटर कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन वन टेक्स्ट, ही मस्ट स्टडी ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द प्रिंटेड एडिशन। कि भाई जो एडिटर है, जो संपादक है, वो सिर्फ एक टेक्स्ट पे नहीं फोकस कर सकता कि एक किताब उठा के ले आया, बस जी मेरा काम हो गया, बल्कि उसको बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स और बहुत सारे प्रिंटेड एडिशन पे काम करना पड़ता है। प्रिंटेड एडिशन हो गया जो छप के मौजूद हैं, छपी हुई किताबें, प्रिंट आउट, और मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया हाथ का लिखा हुआ। ठीक है, तो भाई सबसे पहला स्टेप है आप मटेरियल कलेक्ट करोगे, है ना। और एक चीज से आपका बेड़ा पार नहीं होगा, यू नीड लॉट्स ऑफ गुड ऑथेंटिक एंड स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हो सकती हैं जो हाथ की लिखी हुई हैं, एंड प्रिंटेड मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लुक फॉर एडिशन सुपरवाइज्ड बाय ऑथर। तो उसके बाद नेक्स्ट, फाइनली जिस ऑथर की आप किताब पढ़ने जा रहे हो, है ना, उसके जो बाकी एडिशंस भी हैं, जो बाकी भी उसकी किताबें लिखी हैं, आप उससे भी गो थ्रू होंगे, उससे भी आप सुपरवाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चेतन भगत के किसी नॉवल पे अपनी स्टेटमेंट देनी है, उसके बारे में मुझे रिसर्च करनी है, तो
उस बुक पे आने से पहले चेतन भगत के जो बाकी और नॉवल भी हैं मैं उनसे भी गो थ्रू करूँगी, मैं उनको भी सुपरवाइज करूँगी, ताकि एक हल्का सा एक आइडिया मुझे लगे कि क्या किस प्रकार से है। देन थर्ड नंबर पे है पोस्ट थॉमस एडिशन। पोस्ट थॉमस एडिशन होते हैं कुछ एडिशंस या कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो ऑथर या राइटर के डेथ होने के बाद पब्लिश होती हैं, ठीक है। तो मान लो आज मैं किसी ऐसे राइटर का वर्क पढ़ रही हूँ जो 19th सेंचुरी में था, ठीक है। ऑब्वियसली आज तो वो मर चुका है, आज वो मौजूद नहीं है, तो मेरे को उसके दोनों प्रकार के वर्क भी देखने हैं। वो वर्क भी देखने हैं जो खुद ऑथर की प्रेजेंस में पब्लिश हुए हों, या वो वर्क भी देखने हैं जो उसी के थे पर उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हों, ठीक है। तो मेरे लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों ही उसी राइटर के वर्क हैं और दोनों के ही वर्क टाइप ऑफ वर्क से गो थ्रू होके फाइनल मेरे पास जो वर्क है जिसके बारे में मुझे बताना है मैं अच्छे से बता पाऊंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी शेक्सपियर का। शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है दोस्तों, जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं भी होगा वो भी शेक्सपियर को जानता है ना। तो आपको पता है जब शेक्सपियर थे ना तो उनको कोई नहीं बोलता था महान, उनकी डेथ के बाद वो महान हो गए थे, ठीक है। जैसे साईं बाबा हैं, उनकी जिंदा रहते कोई नहीं बोलता था वो भगवान है, पर जब उनकी डेथ होगी उसके बाद वो एज अ गॉड फेमस हो गए। तो शेक्सपियर का सारे जो प्ले हैं वो कंपाइल हो गए फर्स्ट फोलियो में आए थे, जो उनके पैदा मतलब उनकी लाइफ के दौरान नहीं आए हैं, उनकी डेथ के बाद आए हैं और काफ़ी पॉपुलर हुए थे, है ना। तो फर्स्ट फोलियो वर्क शेक्सपियर का है, उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, उसमें उसके सारे ड्रामा एक जगह आ गए। तो वो मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं पढ़ने जितने उसके कोई वर्क उसके रहते पब्लिश हुए हों या आए हों, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है ऐसे वर्क जो ऑथर ने अपने जिंदा रहते सुपरवाइज किए हैं, वर्क कुछ गाइडेंस दी हैं, एंड पोस्ट थॉमस है जो उसकी डेथ के बाद आए हैं। दोनों ही ऑथर के हैं, चाहे उसके जिंदा रहते हों या उसके बाद, तो दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कोई भी जो वर्क होता है वो उसके राइटर से अलग नहीं है ना। राइटर की छाप उस वर्क पे होती है, तो जरूरी है राइटर को जानना एंड राइटर के बाकी वर्क को भी जानना। हाँ, सारा का सारा फोकस उस पर ना करें, पर फोकस जरूर करें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हियर वी हैव कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। तो अब आपने क्या है मटेरियल कलेक्ट कर लिया, जिसमें वो मटेरियल भी है जो उसके ज़िंदा होते था या वो मटेरियल भी है जो उसके डेथ के बाद उसका आया है। तो अब आप क्या करोगे, उसमें जो जो आपको लग रहा है मटेरियल की काम का है उसको आप कॉपी कर लो। मैंने क्या कहा था शुरू में, मान लो मैंने अपनी एक बुक पे रिसर्च करना है, उसके लिए मैंने 15 रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, पर सारी 15 की 15 मेरे काम की नहीं है और कोई भी दिमाग में नहीं रख सकता, कोई पगलाइट थोड़ी ना, कोई पागल थोड़ी ना है ना। पर एट दी एंड उन 15 से गो थ्रू होना, उसमें जो काम का है वो सारा निकालना, शॉर्ट लिस्ट करना, वो उसके काम का है। सो कॉपी पेस्ट में क्या है, जो आपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं उसके ज़िंदा रहते हैं उसके बाद जो काम के हैं, उसमें जो जो आपका काम का है उसको आप कॉपी करिए। और यहाँ पर एक सेंटेंस है मैं पढ़ना चाहूँगी, The text that we consider relatively free from errors and which represent the author intention। और कॉपी टेक्स्ट में आप कुछ भी उठा के मत कॉपी करके रख लेना, आप वही रखना जो आपको सही लगे, एक तो जिसमें कोई गलतियां ना हो, ठीक है, और जो ऑथर की ट्रू इंटेंशन को बताए, मतलब जो ऑथर का वाकई मन है ना कहने का, वाकई जो उसकी ट्रू स्पिरिट है राइटिंग की वो बताए, है ना। इसीलिए कह रही हूँ आपने एक वर्क को बताने के लिए 15 वर्क लिए हैं, पर 15 के 15 नहीं काम के हैं, उसमें से गो थ्रू होके थोड़ा थोड़ा काम किया। तो वो जो थोड़ा थोड़ा जिसमें कोई गलती नहीं है और जो ऑथर को पूरा अच्छे से समझा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, उसको आपने कॉपी करके अलग कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कलेक्शन। तो जो भी आपने कॉपी करके इकट्ठा किया है आप उसकी प्रॉपर कलेक्शन कर लो, ठीक है। एंड कंपैरिजन ऑफ ऑल टेक्स्ट इन डिटेल। और जो जो आपके पास कॉपी टेक्स्ट जो जो किस किस बुक से जो जो मटेरियल आया, किसी बुक से कुछ आया, किसी से कुछ आया, जिसमें मैंने क्या बातें कही हैं, 2 बातें हैं, गलती कोई ना हो और ऑथर की ट्रू इंटेंशन को बताए। फिर वो जो आपने जिस जिस रिसोर्स से लिया है आप उसको कंपेयर करो, उसको समझो, क्योंकि ना जितना आप डीप जाओगे सिस्टमेटिक और प्रॉपर तरीके से, उतनी आपकी वर्क, उतना आपका रिसर्च बेहतरीन होगा, ठीक है।
आपने प्रॉपर कलेक्शन कर ली मटेरियल की, आपने प्रॉपर मटेरियल कॉपी पेस्ट भी कर लिया जो जो आपको सही लग रहा है, फिर आपको उसको कलेक्ट करके कंपेयर भी करना है, फिर आप उससे और आगे बढ़ोगे, आपको और अच्छे से पता लगेगा। पहले आपने एक एक वर्क से कुछ कुछ मटेरियल निकाल के कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद वो जो आपने कॉपी पेस्ट किया आप उसमें डीप समझ रहे हो, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, वो आपका कलेक्शन में आएगा, तो आपको और डिटेल में अच्छे से पता लगेगा। फिर 6 पॉइंट यहाँ पे है अमेंडेशन। अमेंडेशन मीन्स करेक्शन या अल्टरेशन। तो देखो, जब आपने कॉपी किया है टेक्स्ट 4th पॉइंट में, नो डाउट आपने यही कोशिश की कि कोई गलती ना हो किसी चीज़ में, और जो वाकई ऑथर को ट्रूली बताया आप उसी को कंसीडर करो। 5th पॉइंट में आपने उसी को कलेक्ट किया सारा, उसी को आप कंपेयर कर रहे हो। फिर क्या होगा, जब आप कंपेयर करोगे, हो सकता है किसी पॉइंट पे आपको लगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो आप उसको सही कर सकते हो, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। वो जो सही या करेक्ट करने का जिम्मा है वो अमेंडेशन में आएगा, ठीक है। करेक्शन या अल्टरेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, हम बोलते हैं ये एक्ट ऑफ अमेंडमेशन, मतलब ये एक्ट अमेंड हो गया है। तो जैसे संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले का ही बन गया है गवर्नमेंट का, पर समय के साथ साथ समाज बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, तो फिर हमें साथ साथ में ढलना पड़ता है, हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो वो चेंज एक्चुअली में एक करेक्शन होती है, आप चीज़ें करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो माना 4th पॉइंट में आपने कॉपी टेक्स्ट किया, आप सही सही कॉपी टेक्स्ट कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे, पर फिर भी 5th पॉइंट में जब आपने चीज़ें कलेक्ट की, उनको आप प्रॉपर कंपेयर कर रहे हो, उस पॉइंट में ऐसा हो सकता है आपको लगे कि यार यहाँ पे ना ये चीज़ सही नहीं है तो इसको कर लेते हैं, ये चीज़ सही नहीं है इसको ठीक कर लेते हैं, तो डैट विल बी द 6th पॉइंट। आप उसे कलेक्ट करोगे, कलेक्शन करोगे, करेक्शन करोगे आप उसको, या अल्टरेशन करोगे। कपड़े अल्टर करते हैं, सुना है ना? अल्टर का मतलब क्या होता है, आप कपड़ों की कटाई छटाई करा के उसे ठीक कराते हो अपने अकॉर्डिंग, अल्टरेशन है ना। कपड़े अल्टर कराने, कपड़े ठीक कराने हैं। करेक्शन, चीज़ें करेक्ट करनी है, अमेंडेशन। जैसे ही आपने कलेक्ट किया, आप उसमें कंपेयर कर रहे हो, जहाँ पे आपको लगे करेक्शन की जरूरत है, अमेंडेशन की जरूरत है या अल्टरेशन की जरूरत है, आप उसे करिए। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारे सामने जो 7th यहाँ पे है, डेट इज ऑथेंटिसिटी एंड एट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपने भाई सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, आपने आपस में कंपेयर भी कर लिया, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ थी वो चेक भी कर ली, अब आप उससे एक और लेवल ऊपर जा रहे हो। आप यहाँ पर प्रॉपर जो आपके पास मटेरियल आया है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। ऑथेंटिसिटी होता है जैसे ऑथेंटिक फूड, अगर मैं राजस्थान का बोलूँ दाल बाटी चूरमा, है ना। ऑथेंटिक फूड मैं चाइना का बोलूँ मोमो चाउमीन, ऑथेंटिक फूड मैं इटली का बोलूँ पिज़्ज़ा, मतलब जो जहाँ का ओरिजिनल है, ठीक है। तो जब आपने वो अमेंड भी कर लिया, सारा करेक्ट भी कर लिया, डाटा आपके पास है, तो फाइनली उस डाटा में आप ऑथेंटिसिटी चेक करोगे, एट्रीब्यूशन चेक करोगे, यानी कि जो भी मटेरियल आपके पास है वो कितना सही है कितना गलत है वो आप चेक करोगे। और यहाँ पे एक सेंटेंस है, द रिसर्च दैट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑथरशिप हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव। और फाइनली जब आप ये ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हो, तो बेसिकली एक रिसर्चर के पास ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। रिसर्चर के पास 3 काम होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं अभी बताती हूँ, पर उससे पहले गूगल करना है आपने एक प्रश्न। ऑथेंटिसिटी तो मैंने बता दिया, कहीं का ओरिजिनल ऑथेंटिक। आपको बताना है एट्रीब्यूशन क्या होता है इसी से संबंधित है। एट्रीब्यूशन वर्ड को गूगल करिए, क्योंकि जितना आप शब्दों को गूगल करेंगे समझेंगे, मैंने क्या कहा है एंड में पेपर में आपको हेल्प होगी। क्योंकि कई बार हमें प्रश्न का उत्तर आता है पर हम फिर भी गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमें उस प्रश्न में बेसिकली उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, जब एक रिसर्चर ने ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, एट्रीब्यूशन चेक करना है, तो क्या क्या चीज़ें उसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ एनोनिमस वर्क एट्रीब्यूटेड टू रॉन्ग राइटर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बेटा, हमें ना कुछ ऐसे वर्क मिलते हैं, एनोनिमस वर्क मिलते हैं जिनके एग्जैक्ट राइटर का हमें पता नहीं है। एनोनिमस वर्क होते हैं एनोनिमस वर्क, ऐसे वर्क जिनकी राइटर का हमें ओरिजिनल पता नहीं है। मैं कोई वर्क लिखूंगी, मैं लिख दूंगी रिटन बाय प्रीति मंडयाल, हो सकता है कोई वर्क ऐसा है जिनके राइटर का हमको नहीं पता है। और ऐसा कई बार होता है कि हमें किसी राइटर के वर्क का पता नहीं होता है, पर हम कई बार क्या करते हैं,
किसी राइटर की हमें ओरिजिनल राइटर का नहीं पता वर्क का, तो हम किसी भी रॉन्ग राइटर के साथ जोड़ देते हैं, तो वो गलत है। तो ये चीज़ ना हो, ठीक है। आप प्रॉपर ऑथेंटिक रहें, आपको प्रॉपर ओरिजिनलिटी पता हो, जहाँ पे जो वर्क जिस राइटर का है उसके साथ ही जोड़ें, ठीक है। किसी भी वर्क के साथ किसी गलत राइटर को ना जोड़ें। उसके बाद टू डिसाइड विच पार्ट ऑफ अ वर्क रिटन बाय 2 और मोर ऑथर बिलोंग टू हिम। अब कई बार क्या होता है, कुछ वर्क ना राइटर कंबाइन लिखते हैं, जैसे बियोमेंट एंड फ्लेचर हमारे ब्रिटिश हिस्ट्री क्लासिक्स के राइटर हैं, उनके बहुत सारे ड्रामा इकट्ठे आए हैं। जैसे आपने हमारे भारत के संगीतकार सुने होंगे, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, साजिद वाजिद, वो इकट्ठे म्यूजिक कंपोज करते थे। आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस सॉन्ग में कौन सा पैरा किसने लिखा है या किस सॉन्ग में कौन सी ट्यून किसने बनाई है। तो सिमिलर थिंग हैपन इन केस ऑफ लिटरेचर आल्सो। कई बार हमारे सामने जो वर्क आते हैं, उन वर्क में आपके 2 या 2 से ज़्यादा राइटर होते हैं, पर एग्जैक्ट पता नहीं होता कि वर्क का कौन सा वाला हिस्सा किस वाले राइटर से संबंधित है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि वर्क का कौन सा वाला हिस्सा किससे संबंधित है। तो उस केस में भी अगर आप वाकई रिसर्चर हो ना, तो आप जांच निकालोगे। माना बियोमेंट और फ्लेचर ने मिलकर ये ड्रामा लिखे हैं, पर इस वाले ड्रामा में कौन सा पैरा, कौन सा चैप्टर बियोमेंट का है, कौन फ्लेचर का है। मतलब आपको अगेन ऑथेंटिसिटी पे फोकस करना है, जो जिसका ओरिजिनल है उसके साथ जोड़ना है। उसके बाद है टू रिमूव फ्रॉम रिसीव्ड लिस्ट ऑफ राइटर्स वर्क वट एवर पीसीज आर नॉट हिज देयर बाय टू रिफाइन हिज कैनॉन। और कई बार क्या होता है बेटा, जब हम किसी राइटर के वर्क की लिस्ट देते हैं, आपने देखा होगा, तो उस लिस्ट में कुछ हम गलत वर्क भी दे दिए होते हैं, जो उसके होते नहीं हम वहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक रिसर्चर के तौर पे आपकी खूबी होनी चाहिए कि जो जो पीसीज उसके नहीं है, जो जो वर्क उसके नहीं है, आप उसको वहाँ से रिमूव कर दो, उसको निकाल दो, ताकि एट द एंड आप उसका कैनॉन रिफाइन कर सको। कैनॉन होता है बेसिकली अ लिस्ट ऑफ वर्क ऑफ अ राइटर। एक राइटर के जो वर्क की लिस्ट है, आप उसे रिफाइन कर सको, यानी कि सही कर सको, ठीक है। तो अगेन अगर ये थर्ड पॉइंट है, कोई आपके सामने राइटर के वर्क की लिस्ट आ गई है, 10 वर्क हैं, उसमें से 8 उसके हैं, 2 किसी और के जोड़ दिए हैं, तो एज अ रिसर्चर आपकी ट्रूली ये जिम्मेवारी बनती है कि जो वर्क उसके नहीं है आप उससे निकाल दो, ठीक है। तो ये 7th पॉइंट है ऑथेंटिसिटी एंड एट्रीब्यूशन। आपको वाकई जो ऑथेंटिक है, जो ट्रूली जिसका है, वो बताना है। पहला पॉइंट था, अगर किसी वर्क का राइटर आपको नहीं पता, आप कोई गलत राइटर वहाँ जोड़ रहे हो, ऐसा ना करिए, सही के साथ सही जोड़िए। नहीं पता है तो बोल दीजिए नहीं पता है, पर किसी का भी वर्क बनाकर उसे ना बताइए। सेकंड, कई बार एक ही वर्क 2 या 2 से ज़्यादा राइटर ने लिखा होता है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि उस एक वर्क में ही कौन सा हिस्सा किस राइटर का है आपको पता होना चाहिए। थर्ड, अगर किसी वर्क के राइटर की लिस्ट आई है जो प्रॉपर नहीं है, जिसमें 2-3 चीज़ें गलत हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी गलत है, आप उसको रिमूव कर दें ताकि उसका कैनॉन सही हो सके। और कैनॉन मैंने क्या बताया, किसी भी राइटर की जो वर्क की लिस्ट होती है, दैट इज कैनॉन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे हमारे सामने पॉइंट है क्रोनोलॉजी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डाटा। नाम से पता लग रहा है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है, प्रॉपर ईयर वाइज, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चीज़ों को बताना। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डाटा, डाटा को डिटरमाइन करना, डाटा को बताना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी शुड हैव नॉलेज ऑफ डाटा एंड टाइम रिलेशनशिप एंड अबाउट डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट प्रिवेलिंग इन रिस्पेक्टिव एजेस। तो ये बहुत खूबसूरती से कह रहे हैं कि एक तो आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए राइटर्स का, वर्क का, कि किस एज में कौन सा वर्क आया, कौन सा राइटर आया, और साथ में बहुत ही खास बात, जो डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट है डिफरेंट एजेस की, है ना। मतलब आपको पता है हर एज में कोई ना कोई मूवमेंट रही है, खासकर 19th सेंचुरी में तो हमने कितनी सारी लिटरेरी मूवमेंट पढ़ी हैं, क्रिटिसिज्म में वो हम सब देखा है हमने। तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी। यानी कि जो आप आसपास फील करोगे ना, वो आपके मन पे प्रभाव डालेगा, एंड फाइनली उसी प्रभाव की वजह से जो आप फाइनल वर्क लिखने जा रहे हो वो मैटर करेगा, ठीक है। तो किस समय पे कौन सा वर्क आया और उस समय में कौन सी लिटरेरी मूवमेंट चल रही है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि कोई लिटरेरी मूवमेंट कहती है कि इस प्रकार से लिखो,
कोई लिटरेरी मूवमेंट कहती है इस प्रकार से लिखो, तो उस मूवमेंट के प्रभाव में जो राइटर होता है वो फिर वो चीज़ें करता भी है। ठीक है, जैसे मैं अगर रोमांटिक एज की बात करूं तो फ्रीडम ऑफ थॉट की बड़ी बात थी कि फ्रीडम ऑफ थॉट के साथ लिखना है, जो हम फील करें वो हम लिख पाएं, हमको कोई बंधन ना हो, सारे बंधन तोड़ दो, खज्जल होके लिखना छोड़ दो। ठीक है, जबकि उससे पहले ना हमेशा बड़ी रूल्स रेगुलेशन थी, ड्रामा लिखना है ऐसे लिखो, ये लिखना है ऐसे लिखो। ठीक है, बड़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन थी। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें कहीं ना कहीं एक तरह से हेल्प की कि अगर ये वाली मूवमेंट आई है तो उसका प्रभाव ऐसे पड़ेगा। तो अगर आपको बेटा मूवमेंट का पता होगा ना कहीं एट द एंड आप वर्क के साथ जस्टिफाई कर पाओगे, क्योंकि जिस एज में जिस राइटर ने जो वर्क लिखा है उस समय पे कौन सी लिटरेरी मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट की वजह से क्या प्रभाव पड़ा राइटर के दिमाग पे, एंड फाइनली उसने कैसा वर्क लिखा। ठीक है, सो क्रोनोलॉजी और डिटर्मिनेशन ऑफ डाटा। क्रोनोलॉजी यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में एज वाइज चीज़ें अरेंज करना और डाटा को डिटरमाइन करना, डाटा का पता लगाना। कैसे आपको डाटा का एग्जैक्ट पता लगेगा, कैसे आपको राइटर के वर्क का एग्जैक्ट पता लगेगा, जब आपको पता होगा कि कौन सा राइटर किस एज का है और उस एज में बेसिकली किस प्रकार का सिनेरियो था। ठीक है, किस प्रकार की लिटरेरी मूवमेंट थी, उस मूवमेंट में क्या क्या फीचर थे और उस फीचर ने कैसे कैसे प्रभाव डाला दिमाग पर और उसका वर्क निकल के आया। तो दिस इज द 8th पॉइंट हियर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट हियर वी हैव 9th नंबर पे, डेट इज सोर्स स्टडी। ठीक है, सोर्स स्टडी, इसको मैं दोस्तों अब आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो अभी हमने बहुत खूबसूरती से बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स देखे। तो आपने ये सारे पॉइंट प्रॉपर सीक्वेंस में करने हैं। ठीक है, ये हर पॉइंट 1 2 3 करके है ना, तो पहला है मटेरियल कलेक्ट करना, दूसरा है ये सीक्वेंस में है, आप इसी सीक्वेंस में चलते हो जब कभी आप क्रिटिसिज्म करते हो। और दूसरे नंबर पे मेन फोकस आपने जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, फाउंडेशन बिल्डिंग पे करना है। ठीक है, तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग, और दोस्तों खुद भी आइए और इंडिया के इस सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई को घर घर पहुँचाइए। हमारा नारा है #डेमोक्रेटाइजिंग द एजुकेशन इन इंडिया, पढ़ाई हर घर घर पहुँचे, सबके सपने पूरे हों। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर।